नमस्कार, मैं हूँ अमन गोयल और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो आपकी बुक है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें जो चैप्टर 5 है लेजिस्लेचर, उसको हम पढ़ेंगे आज। इम्पोर्टेंट बात, ये लेक्चर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और क्लास 11 के लिए काफ़ी है। इसमें ऑल कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लिए गए हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हम क्या पढ़ने वाले, लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेजिस्लेचर के बारे में जान लेते हैं कि लेजिस्लेचर आखिरकार होता क्या है। लेजिस्लेचर इज द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉ। लेजिस्लेचर क्या होती है? एक बॉडी होती है। किसकी बॉडी होती है? गवर्नमेंट की। देखिए, जो जो गवर्नमेंट होती है उसके तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव है हमने चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं हम, और चैप्टर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं हम? लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, और अगले चैप्टर में जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? ये लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो लॉ बने हैं उनको दिखता है कि ये लॉ सही है या गलत है। ठीक है, to legislate the body and और organ of the government which legislate law, जो लॉ बनाता है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर होता है वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है, यानी लेजिस्लेचर को हम चुनते हैं। एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और वो हमारे लिए ही काम करता है। जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने से चुना। ठीक है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से, कंस्टिट्यूएंसी से अपने अपने एमपी को चुनेंगे। फिर वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जाएंगे और हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हो गए? वो लेजिस्लेचर हो गए। ठीक है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। ठीक है, तो सुनना गया यहाँ तक। लेजिस्लेचर हमारे द्वारा इलेक्ट किया हुआ होता है और वर्क ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। ठीक है, पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, सो इट इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसमें दो हाउसेस हैं। पहला कौन सा है? लोकसभा। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस है, और दो हाउसेस होने की वजह से जो हमारी लेजिस्लेचर है उसका क्या बोलते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई मतलब दो, और कैमरल मतलब टाइप से, मतलब दो हाउसेस है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ पे। ठीक है, Constitution has given the states the opinion of establishing either a unicameral or bicameral legislature under Article 168। आर्टिकल 168 में हमें बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो स्टेट है वो या तो दो हाउस रख सकते हैं, या तो एक हाउस रख सकते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट है वो तो एक ही रहेगी, मतलब दो हाउस। पार्लियामेंट में दो हाउस तो रहनी ही रहनी है, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम आते हैं स्टेट पर। तो स्टेट होता है, उसमें विधानसभा तो होती ही होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है कुछ स्टेट्स में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है? विधान परिषद। यानी कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होता है, और कुछ और विधान सभा भी होती है, और कुछ स्टेट्स में सिर्फ विधान सभा होती है। ठीक है, मतलब सारे स्टेट्स में विधान सभा है, और विधान परिषद कुछ ही स्टेट्स में है। जैसे टू हाउस रिक्वायर्ड, एक मिनट, दीज स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इन 6 स्टेट्स में क्या है? इन 6 स्टेट्स में दोनों हाउसेस हैं। कौन कौन से दोनों हाउसेस हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। ठीक है, इन 6 स्टेट्स में दोनों हाउसेस हैं। टू हाउसेस रिक्वायर्ड बिकॉज country has much diversity and to ensure representation of all section of society and all geographical regions। देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो वो दो हाउसेस हमने लिए क्यों हैं? दो हाउसेस की जरूरत क्या थी? एक ही ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने दो लिए हैं। क्यों लिए हैं? ताकि
जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह हो सके लॉ बनाने में, ठीक है। देश को रिप्रेजेंट करने में सभी की भागीदारी हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वे किसी भी रिलीजियस ग्रुप से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे वो थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन है तो वो इंडिया का पार्टी, ठीक है। तो वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वहाँ के लोग भी इंडिया के ही पार्ट हैं। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसको अच्छी तरह सब लोग अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें, तो उसके लिए 2 हाउसेस लिए गए हैं। लोकसभा में तो सब अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, कंस्टिट्यूएंसी से एमपी को चुन लेते हैं, वो फिर लोकसभा में जाती हैं। लेकिन जो स्टेट होता है वो स्टेट के मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, एमएलए राज्यसभा में जाते हैं। और कैसे जाते हैं, क्या कारण होता है, तो वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले में। एक बार हम अगले चैप्टर में हुआ जुडिशरी, उसमें बता देंगे एक बार और, ठीक है। जो एमएलए हैं वो राज्यसभा के मेंबर जाते हैं, कितने मेंबर मतलब कितने मेंबर जाने हैं, कितने एमएलए जाने हैं किस स्टेट से, वो तय किए, मतलब फिक्स है वो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो ठीक है, यहाँ से सुना गया कि टू हाउस रिकॉर्ड बोथ कंट्री एंड मच डाइवर्सिटी, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सबका, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। As well as bicameral legislature make it possible to have every decision reconsidered। देखिए दोनों हाउसेस से एक और फायदा होता है। एक तो फायदा हो गया कि सब मतलब सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो डिसीजन है वो उसमें एक्यूरेसी आ रही है, मतलब एक्यूरेसी का लेवल उसमें ज़्यादा है 2 हाउसेस लेने पर, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है उसको एक बार और लोकसभा में पास किया जाता है बिल को लॉ बनाने के लिए, फिर राज्यसभा में पास किया जाता है। तो अच्छी तरह परख के बार बार स्टेज पार करके, ठीक है, तो वो डिसीजन बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ तक समझ आया। फिर एक इम्पोर्टेंट बात, जो राज्यसभा होती है उसे अपर हाउस ही बोलते हैं, सेकंड चैम्बर ही बोलते हैं, और हाउस ऑफ एल्डर ही बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस या सेकंड चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बिल होता है वो बाद में जाता है लोक राज्यसभा के पास, पहले वो किस में आता है, लोकसभा को, इसलिए लोकसभा को फर्स्ट चैम्बर या लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं ऐसे दिखने में, स्माइल लेके आते हैं वोट मांगने के लिए, है ना, स्माइल। अब हम पढ़ेंगे बाई कैमरलिज्म इस जर्मनी। इंडिया में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जर्मनी की बाई कैमरलिज्म के बारे में। टू हाउसेस ऑफ जर्मनी, जर्मनी में 2 हाउसेस है। पहला क्या है, फेडरल असेंबली, जिसको बुंदे स्टैग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। और ये क्या होती है, सिमिलर टू लोकसभा होती है। दूसरी कौन सी होती है, फेडरल काउंसिल, इससे क्या बोलते हैं, बुंदे स्वरात, बुंदे बुंदे ये स्पेलिंग है, स्टैग की जगह स्वरात, SRAT, ठीक है। फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल, और फेडरल असेंबली सिमिलर टू लोकसभा इंडिया में जो होती है, और फेडरल काउंसिल सिमिलर टू राज्यसभा। फेडरल असेंबली क्या होती है, असेंबली इलेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। लोकसभा में, हमारी लोकसभा में कितने होते हैं, 5 साल के लिए होती है, लेकिन वहाँ पे जर्मनी में 4 साल के लिए होती है, ठीक है। और जो इलेक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से किया जाता है, जैसे क्या नाम है उसका, कंबाइनिंग डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये असेंबली होती है जर्मनी की, जो लोकसभा है जर्मनी की, जो फेडरल असेंबली जर्मनी की जो बुंदेशटैग है, उसमें जो सीट होती है वो 598 प्लस होती है, यानी मोर देन 598 सीट्स, ठीक है। अब बात करते हैं फेडरल काउंसिल की। सिमिलर टू राज्यसभा होती है, जैसे इंडिया में 16 फेडरल स्टेट, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और राज्यसभा में सीट कितनी है, 245 सीट्स हैं, 28 राज्य और 245 सीट्स हैं, ठीक है। और जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं और 69 सीट्स हैं, ठीक है। फेडरल काउंसिल में 69 सीट्स हैं। दीज मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ फेडरल स्टेट, यानी जो हमारी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इंडिया में, गवर्नमेंट होती है जो स्टेट की, वो राज्यसभा में भेजती है अपने मेंबर, कितने मेंबर जाने हैं एमएलए राज्यसभा में। ऐसे यहाँ पे होता है कि जो फेडरल काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से आए होते हैं, ठीक है। फेडरल स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट।
Number of member of Rajya Sabha to be elected from each state has been fixed by fourth schedule of our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। जिनमें से फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात करता है? राज्यसभा के बारे में। तो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि कितने मेंबर आने हैं किस स्टेट से राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर्स किस स्टेट से कितने आने हैं, ठीक है। जैसे यूपी से कितने आएंगे, ठीक है, हरियाणा से कितने आएंगे, तेलंगाना से कितने आएंगे, और ऐसे ही बताया गया है, ठीक है। राज्यसभा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपके स्टेट से कितने एमएलए राज्यसभा में हैं, ठीक है। राज्यसभा है 12 नॉमिनेट मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्होंने लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में कुछ अच्छा किया हुआ। जैसे जो सचिन तेंदुलकर है वो राज्यसभा का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। तो 12 मेंबर्स जिन्होंने अपने किसी फील्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है वो राज्यसभा के पार्ट बनाए जाते हैं, यानी उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एक नोट भाई, 1/4 अमेंडमेंट इन 2019, इंपॉर्टेंट बात है। 1/4 अमेंडमेंट इन 2019 जो 2019 में 104वां संशोधन आया था। देयर इज नो सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन, यानी जो हमारा संविधान था उसमें 545 सीट्स हुआ करती थी, 545 सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन उनमें 2 सीट्स किसकी होती थी? एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, है ना। तो बची 543 तो इंडिया के लिए, और 2 किसके लिए थी? एंग्लो इंडियन के लिए। तो वो 2 एंग्लो इंडियन की सीट्स क्या हुई हैं, वो हटा दी हैं। वो 2 एंग्लो इंडियन की सीट अब हटा दी गई हैं। कैसे हटाई हैं? 1/4 अमेंडमेंट 2019 में जो आया था, ठीक है। व्हाट डज पार्लियामेंट डू? पार्लियामेंट करती क्या है? पार्लियामेंट के फंक्शन बनने वाले हैं, ठीक है। Parliament perform enact legislation for the country, but despite being the chief lawmaking body, Parliament often merely approves. merely ये वर्ड है, इसका मतलब होता है केवल, ठीक है। जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है, और लॉ बनाने के साथ साथ वो लॉ को सिर्फ अप्रूव भी करती है। जैसे देखिए, लॉ बनने से पहले लॉ का बनने का तरीका होता है। पहले बनता है बिल यानी कागज पे पहले लिख लेते हैं कि जो लॉ बनने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो एक पेपर लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ होने वाली है। लेकिन जो लॉ बनाना आए तो वो लॉ बनाएगा कौन, ठीक है। तो जो बिल होता है वो पेपर होता है, पेपर पे लिख लेते हैं, वो उसे बिल कहते हैं, ठीक है। तो बनाता कौन है? वो बनाता है कमिटी बनाती है। कमिटी में कौन कौन होते हैं? कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब एग्जीक्यूटिव, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो आईएएस होती है, ठीक है, वो। और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी होती है, और वो कमेटी बिल बनाती है। फिर उस बिल को लोकसभा में पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये होता है। तो पार्लियामेंट क्या कर रही है? पार्लियामेंट लॉ बना भी रही है। कमिटी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लॉ बना भी रहे हैं, और जो पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास जो बिल आ रहा है अप्रूव होने के लिए, उसे अप्रूव भी कर रही है। तो क्या लिखा है इसमें? पार्लियामेंट परफॉर्म इनएक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट लॉ बनाती भी है और लॉ को अप्रूव भी करती है, ठीक है। एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न्ड। देखिए, तो एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल, जो बिल कौन बनता है? कमिटी बनाती है, ठीक है। परफॉर्म बाय ब्यूरोक्रेसी अंडर सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न, यानी कुछ मिनिस्टर यानी एमएलए, सॉरी एमपी, और कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग बिल बनाती हैं, ठीक है। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योर इट्स अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन, जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले लेजिस्लेचर होती है, फिर बाद में एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि वो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना, ठीक है। तो पहले लेजिस्लेचर का पार्ट है, जैसे एक लड़की है, पहले वो एक बेटी होती है, फिर एक बहू होती है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल समझाऊँ मैं,
तो ऐसे ही जो प्रधानमंत्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पहले लेजिस्लेचर होता है, फिर बाद में एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी को इंश्योर कराती है, ठीक है। कंट्रोल टैक्सेशन, कितना पैसा खा लगना है वो भी कंट्रोल करती है। एंड वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कितना भी पैसा ले लें और क्या काम कर रहे हैं उस पैसे से कुछ पता ही नहीं है, वो सब कंट्रोल रखती है कि प्राइम मिनिस्टर कितना पैसा ले रहा है, कितना ये नहीं ले रहा है, ठीक है। और पैसे को कहाँ यूज किया जा रहा है वो सब कंट्रोल में रखती है, ठीक है। पार्लियामेंट का अगला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंक्शन है ये, ठीक है। तीसरा फंक्शन, थर्ड फंक्शन, पार्लियामेंट has power to discussion and enacting changes to constitution and amendment have to be approved by special majority of both houses। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सॉरी जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सके, उसको उसमें चेंज ला सके, ठीक है। अमेंडमेंट पावर होती है पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट लाना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है, अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस बोल रहा हूँ मैं, बोथ हाउसेस। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर, जितने मेंबर्स हैं टोटल उसके 2/3 मेंबर की हाँ लेना जरूरी है दोनों हाउसेस में। जैसे लोकसभा में 541 मेंबर होते हैं तो उनमें से 2/3 मेंबर राजी होना चाहिए उस अमेंडमेंट के साथ। ऐसे ही राज्यसभा में जैसे 600 लोग हैं तो उनमें से 400 लोगों की हाँ जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है, जो पार्लियामेंट होती है, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो प्रेसिडेंट होता है उसमें एमएलए और एमपी दोनों मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसमें एमएलए का हाथ नहीं होता, मतलब एमएलए वोट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो पार्लियामेंट होती है वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन करवाती है, ठीक है। एमएलए का कोई हाथ नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट में। इंपॉर्टेंट नोट डाल कर रख लो, ये प्रेसिडेंट को एमएलए और एमपी दोनों मिलकर इलेक्ट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बढ़ेंगे स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। देखिए लोकसभा में कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें हमने इलेक्ट किया है, ठीक है। और हम टैक्स भी भरते हैं, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमारा पैसा हमारी निगरानी में रहना चाहिए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी निगरानी में रहना चाहिए। इफ लोकसभा इंट्रोड्यूस मेनी मनी रिलेटेड बिल देन राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट एंड रिजेक्ट एंड अमेंड मनी बिल्स। जो मनी बिल्स होते हैं, मनी से रिलेटेड कोई बिल है, लॉ है, तो राज्यसभा इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं कर सकती राज्यसभा, ना कोई बात कर सकती है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। उसका कोई अधिकार नहीं है मनी बिल को कुछ भी चेंज करने का, कुछ शुरुआत करने का, कुछ लागू करने का, चलाने का, ठीक है। मतलब उसको मनी बिल्स जो है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अगर कोई मनी बिल है वो लोकसभा से पास किया गया, फिर राज्यसभा में जाएगा मनी बिल, तो राज्यसभा को मनी बिल्स को हाँ ही कहना पड़ेगा, मनी बिल्स को राज्यसभा ना नहीं कह सकती, ठीक है। ये पावर होती है लोकसभा के पास। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, मतलब राज्यसभा से क्रिटिसाइज कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्रिमंडल होता है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हमने पूरी डिटेल में, ठीक है, उसमें 9th क्लास में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 पार्ट होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर यानी बड़े बढ़िया जो मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। फिर अगले मिनिस्टर आते हैं स्टेट के आते हैं, फिर स्टेट विद इंडिपेंडेंट आते हैं, ठीक है। तो ये होता है काउंसिल मिनिस्टर, मतलब सारे मिनिस्टर, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। रिमूविंग फ्रॉम स्टेट लिस्ट ए मैटर एंड एडेड टू यूनिट और कंकरेंट लिस्ट दिस नीड अप्रूव ऑफ राज्यसभा। यानी कोई देखिए किसको क्या काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है, ठीक है।
स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में और कनकरेंट लिस्ट में। कनकरेंट लिस्ट मतलब वो टॉपिक जिन पर राज्यसभा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, ठीक है। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, वो टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट में ले जाना है, मतलब उस टॉपिक पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी, तो इस बात के लिए राज्यसभा का अप्रूव जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट से मेंबर आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वही राज्यसभा की पावर। अब पढ़ेंगे हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो बनाती कैसे है, ठीक है। देखिए, लॉ बनने से पहले एक बिल होता है, कच्चा चिट्ठा होता है, ऐसा कुछ पेपर होता है, ठीक है। उस पर लिखा रहता है कि अ, उस पर लिखा रहता है कि हमने पहला पॉइंट ये करना, दूसरा पॉइंट ये करना, तीसरा पॉइंट इस लॉ में ये होगा, चौथा पॉइंट इस लॉ में ये होगा, यानी लिखा हुआ होता है कि क्या कहा हुआ इस लॉ में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स, किस टाइप के बिल होते हैं। ये तो गवर्नमेंट बिल होता है, ठीक है। एक प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है। गवर्नमेंट बिल मतलब किसी मिनिस्टर ने उस बिल को बनाया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसी मिनिस्टर ने उस बिल को बनाया है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल है, लेजिस्लेचर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने कोई बिल बनाया है। और दूसरा टाइप होता है प्राइवेट मेंबर, यानी किसी ब्यूरोक्रेसी ने, किसी मतलब जो मिनिस्टर नहीं है उसने बिल बनाया है, ठीक है। एक होता है नॉन नॉन मनी बिल, यानी ऐसा बिल जिसमें मनी से कोई रिलेटेड बात नहीं है। एक होता है मनी बिल जिसमें मनी से रिलेटेड बातें हैं। अगला टाइप होता है ऑर्डिनरी बिल, यानी कोई ऑर्डिनरी बिल है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उस पर, ठीक है। अ, और अगला बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान में कोई बदलाव लाना है, कोई अमेंडमेंट लाना है, उसके लिए कोई बिल है। तो ये टाइप होते हैं बिल्स के। लॉ मेकिंग इज नॉट मेरी लीगल प्रोसीजर, वी हैव टू अंडरस्टैंड नीड एंड कंडीशन डेवलप बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन पार्लियामेंट। देखिए, बिल हमें लॉ बनाना है, तो लॉ बनने की पीछे वजह क्या है पहले वो समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ बिल मनी many things are required to be considered as a resources required, ठीक है। तो हमें लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने के लिए कुछ रिसोर्स भी चाहिए होंगे, कितना पैसा लगेगा इसमें, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, और जो लोग हैं वो उस लॉ पर राजी हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि पास होना है लोकसभा राज्यसभा में, और लोकसभा ही पास नहीं करेगी तो कुछ काम का नहीं रहेगा वो बिल, है ना। तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। Now, during preparation of bill, many main things are required to be considered as resources required support of opposition, मतलब लोगों की हाँ होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए बिल को, मतलब लोकसभा में पास करने के लिए, सिंपल मतलब 1/2, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी होती है 1/2 और स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, यानी आधे मेंबर्स भी हाँ कर दें तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें 2/3 चाहिए होता है। और ये मतलब इसमें जैसा मेंबर चाहिए, तो ये स्पेशल मेजोरिटी कुछ स्पेशल केस में काम आती है, जैसे अमेंडमेंट लाना है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और कोई बिल पास करना है तो उसमें हाल से ही काम कर चल जाता है, ठीक है। तो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सपोर्ट ऑफ अपोजिशन, इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल प्रोस्पेक्टिव रूलिंग पार्टी, जैसे कोई बिल पास कर दिया तो अगली बार उस पार्टी को चुनाव मिलेंगे, मतलब वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा हुआ कि बिल बना दिया, लॉ बना दिया, लोगों से नाराज है और अगली बार उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो ये भी सोचना पड़ता है, ठीक है। डिस्कशन ऑन बिल्स टेक प्लेस इन कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी सेंट टू हाउस, बता दिया कि बिल कौन बनाती है, कमेटी बनाती है, कोई कमेटी को पास किया जाता है लोकसभा फिर राज्यसभा में, ठीक है। कमिटी इज नोन एज मिनिएचर लेजिस्लेचर और मिनी लेजिस्लेचर, कमिटी चूंकि बिल बनाती है तो उसका कहा जाता है मिनी लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर रिकमेंडेशन बिल वाज पास्ड बाय वन हाउस देन सेंट टू अदर हाउस, ये सुना गया होगा। इफ राज्यसभा डिसएग्री विद नॉन मनी बिल देन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वाज कॉल्ड टू रिजॉल्व डेडलॉक। जैसे देखिए, मनी रिलेटेड बिल है तो राज्यसभा को पास करनी पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा से पास हो जाएगा, मनी रिलेटेड बिल है, राज्यसभा से तो राज्य ने राज्य पास होकर ही रहेगा, मतलब राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, उसका हाँ ही कहना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर नॉन बनी बिल है और राज्यसभा से वो पास नहीं हो रहा है, लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, वो नॉन बनी बिल पास कर रहे हैं,
तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन बोलते हैं डेडलॉक, यानी लोकसभा तो मान रही है लेकिन राज्यसभा नहीं मान रही है। तो इस कंडीशन में एक एक मतलब मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं मीटिंग को। तो उस मीटिंग में कुछ डिस्कशन होता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो लोकसभा के पास ही आता है। क्यों जाता है? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं लोकसभा में। लोकसभा में 540 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 240 मेंबर्स होते हैं। इसलिए लास्ट में जो डिसीजन आता है वो लोकसभा की तरफ से आता है। ठीक है। An active and vigilant parliament can keep regular and effective check on executive. This is done by giving power and freedom to legislatures. देखिए, पार्लियामेंट है उसका एक्टिव रहना और विजिलेंट यानी अच्छी तरह देखभाल रखना। कैन कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, मतलब अगर लेजिस्लेचर जो है वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगी तो एग्जीक्यूटिव पर वो अच्छी तरह नजर रख पाएगी। दिस इज डन बाय गिविंग पावर एंड फ्रीडम टू लेजिस्लेचर। और ये कैसे होगा? जब जो लेजिस्लेचर में उनके पास फ्रीडम होगी कुछ भी बोलने की, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके बाद खिलाफ बोलने की, ठीक है, ये फ्रीडम होनी चाहिए। नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर मे बी सेट इन लेजिस्लेचर, बट presiding officer speaker was today has power in deciding matter of breach privileges। यानी कोई किसी मेंबर ने किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया तो उसमें जिसके खिलाफ बोला है उसको कोई हक नहीं है कि वो उसको कुछ मतलब गलत हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। हर आदमी को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हक है कि वो कुछ खुलकर बोले, मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, ये उनके पास फ्रीडम होती है। बट प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट, जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। हैज पावर इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। और ये जो कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनको सॉल्व कौन करवाते हैं? स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट अपने अपने हाउसेस में। ठीक है। पार्लियामेंट कैन कंट्रोल बाई वेरियस इंस्ट्रूमेंट। एज जो पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव को बहुत ही अलग अलग तरीकों से कंट्रोल कर सकती है। जैसे डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, वो डेलिब्रेट कर सकते हैं, आपस में डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर गेट्स ऑन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन पॉलिसी एंड वेज इन विच पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड। डिस्कशन एक्सरसाइज ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन इन हाउस। देखिए, जो पार्लियामेंट होती है उसमें डिबेट कर सकते हैं मेंबर पार्लियामेंट, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि जो पॉलिसी आई है उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन इन हाउस, देखिए जो पार्लियामेंट होता है, जो पार्लियामेंट होती है उनके कुछ हावर होते हैं, मतलब इस हावर में हमने ये करना है, इस हावर में हमने ये करना है। तो पहला हावर होता है क्वेश्चन हावर, फर्स्ट हावर ऑफ सिटिंग सेशन लोकसभा। यानी जो लोकसभा का जो और एक दिन है उसमें लोकसभा की मीटिंग हुई है, आज होनी है, आज ठीक है, मीटिंग होनी है लोकसभा की। तो उसमें पहला आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। यानी जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी से पूछेगी कि मतलब उस पर क्वेश्चन करेगी वो। ठीक है। तो 1 घंटे में क्वेश्चन आवर होता है, बोलते हैं इसको। फिर आता है जीरो आवर, फिर डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये हावर्स हैं, ये टाइम बांटा गया है, ये टाइम 4 भागों में बांटा गया है। लोकसभा का टाइम, मतलब लोकसभा का जो टाइम है उनको 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कोई देखिए, अगर कोई बात हो रही है लोकसभा में, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर कोई बात हो रही है लोकसभा, कोई मीटिंग चल रही है, लेकिन अगर कोई एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस पर बात करनी हो तो उसके लिए एक सिंपल मेजोरिटी रखी जाती है, यानी आधे मेंबर्स हाँ कर देंगे। तो जो टॉपिक पर वो बात कर रहे थे उसको छोड़कर जो टॉपिक पर बात करनी है उस पर बात करेंगे। थोड़ा वैसा हुआ है ना, दौर समझती है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करना जरूरी है, तो जो नॉर्मल टॉपिक है जिस पर वो बात कर रहे थे उसको छोड़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट मैटर है उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। इससे बोलते हैं डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। और अगला आवर होता है एडजोर्नमेंट मोशन। ठीक है। अगला इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट कंट्रोल करने का,
अप्रूव एंड रेटिफिकेशन, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है। तो उनका अप्रूव होना और रेटिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना। और फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकती है, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके पास फाइनेंशियल सब होता है, ठीक है, फाइनेंस कंट्रोल होता है उसके पास। एक होता है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, की फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। इंक्वायर मिस यूज ऑफ फंड्स, ये क्या करता है, ये अगर कहीं पे घोटाला हुआ है तो कैग क्या करता है, इंक्वायरी कर सकता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, ठीक है। मिस यूज ऑफ फंड्स के खिलाफ ये आवाज उठाता है, ठीक है। ये होता है नो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा आगे, बहुत जगह है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, जैसे अ, जैसे एक रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी के अलग मिनिस्टर हैं, तो अ, कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 272 सीट चाहिए होती हैं, ठीक है। और मतलब रूलिंग पार्टी चल रही है आराम से, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अगर जो उसके पार्टी के लोग हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया कि ये तो गलत काम कर रहा है, हम इसकी पार्टी में नहीं है, तो इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसके खिलाफ आवाज उठाना कि हम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब हम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, यानी फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। व्हाट डू कमिटी ऑफ पार्लियामेंट डू, यानी जो कमेटी होती है वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक मिनट, देखिए पार्लियामेंट की कुछ कमेटी होती है वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कुछ जो पार्लियामेंट होती है वो कमिटी को अपॉइंट करती है वेरियस पर्पस के लिए, वेरियस काम के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सफाई करने के लिए भी कमेटी अपॉइंट करती है, ठीक है। थोड़ी बात अजीब है लेकिन हाँ ये होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव प्रोसेस, टू टाइप्स ऑफ कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एड हॉक कमेटी। मेकिंग ऑफ लॉ रिक्वायर्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ इश्यू अंडर कंसिडरेशन कमेटी केम इन नीड। देखिए कोई लॉ बनाना है तो लॉ बनाने की जरूरत हो गई, और वो जरूरत ग्राउंड लेवल पर कैसी है, यानी जो गांव होते हैं उनमें कैसी सिचुएशन है उसको स्टडी करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ग्राउंड लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ग्राउंड लेवल के, ठीक है। तो और ये कमेटी में होती है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि अ, जो डिसीजन होना है वो जो कमेटी होती है वो जानती है कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन है, तो इनको इन डेप्थ स्टडी होती है, तो ये इनकी ज़रूरत होती है कि लॉ बनाने में बिल बनाएं इसको, ठीक है। These are other important functions as looking into expenditure incurred by various departments investing cases of corruption। जो कमेटी होती है वो कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा आए, ठीक है, कितना पैसा खर्च करना है आगे, इसके बारे में सारी जो खबर है वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। और करप्टेंस कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, वो सारा अपने पास डाटा रखते हैं, नजर रखते हैं गवर्नमेंट पर, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी इज परमानेंट एंड एडॉक इज नॉट परमानेंट। स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट होती है और एडॉक इज नॉट परमानेंट। कमिटी रिफर्ड रिकमेंडेशन एंड पार्लियामेंट हैज नियरली अप्रूव द वर्क डन। जो कमेटी होती है वो अपनी बिल बनाने के बाद रिकमेंडेशन कर सकती है, उसको दिखा सकती है हमने ये बिल बनाया आप उसको देखो, लेकिन पार्लियामेंट के पास मतलब पार्लियामेंट जरूर नहीं है कि वो उस बिल को मान लें, उसमें दोबारा रिकन्सिडर के लिए भेज सकते हैं कमेटी के पास। तो मतलब पार्लियामेंट फोर्स नहीं कर सकते पार्लियामेंट को कि आप जो हमने बिल बना दिया, जो हमने बिल बना दिया इसको ये आप लॉ बनाओ, ठीक है। हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, जो पार्लियामेंट होती है वो अपने आप को कंट्रोल कैसे करती है, पार्लियामेंट चीज को तो कंट्रोल करती है लेकिन खुद को कैसे कंट्रोल करती है ये पढ़ेंगे हम। बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु इज फाइनल अथॉरिटी एंड इन मैटर ऑफ
रेगुलेट बिजनेस एंड लेजिस्लेचर। जो स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं लेजिस्लेचर की, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। A legislature who is selected on a party ticket must be restricted from defecting another party। देखिए जैसे कोई एक आदमी है, वो पार्टी ए से खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जीत भी गया, ठीक है, मतलब उसकी उसकी जो पार्टी है, पार्टी ए जीत गई है, ठीक है। तो पार्टी ए के कुछ मेंबर से उनको उन्होंने मिनिस्टर बनाया है, ठीक है। ये समझाते हैं। जैसे पार्टी ए है, ठीक है, उसके अंदर 4 लोग थे, उसके अंदर क्या थे, 4 लोग थे। अब पार्टी जीतने के बाद सबको तो मिनिस्टर बना देगी नहीं, ठीक है, कुछ कोई मिनिस्टर बनाएगी। 15% होती है, ठीक है, टोटल टोटल जितने लोग हैं लोकसभा में उसका 15% ही 15% पॉपुलेशन ही मिनिस्टर बनती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की बात है कि 15% लोग ही मिनिस्टर बनती है, यानी जैसे 545 मेंबर्स है लोकसभा में, तो 75-80 लोग ही मिनिस्टर बनेंगे। ये टोटल पॉपुलेशन होगी मिनिस्टर की, ठीक है। तो पार्टी ए के 4 मेंबर्स से 2 मेंबर्स को क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, लेकिन 2 मेंबर्स को कुछ बनाया नहीं। तो ये 2 मेंबर क्या करेंगे, जैसे पार्टी बी है, तो पार्टी बी क्या करेगी, पार्टी बी की जैसे रूलिंग पार्टी है, तो ठीक है, पार्टी बी को इस पे चिढ़ लगेगी कि ये क्यों जीत गई, तो पार्टी बी क्या करेगी, इन दोनों मेंबर्स को अपनी तरफ ले लेगी कि तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। तो ये दोनों लोग जो पार्टी ए से जीत के आए थे, ये दोनों लोग जो पार्टी से ए से जीत के आए थे, क्योंकि ए ने इन दोनों को मिनिस्टर नहीं बनाया, तो ये दोनों लोग पार्टी बी में चले जाएंगे और मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। और लोगों ने इन दोनों लोगों को तो पार्टी ए के नाम से वोट दिया था, लेकिन ये चले गए पार्टी बी में, तो घपला हो रही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले ऐसे होता था, लेकिन फिर एक लॉ लाया गया जिसके द्वारा ये बंद कर दिया। इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। A legislator who is elected from a party ticket must be restricted from defecting to another party। इस काम को बंद कर दिया गया, ठीक है। दिस लॉ came in 52 अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 में इसको बंद कर दिया गया। 52 जो अमेंडमेंट आया था उसके तहत, ठीक है। देन इट इज मॉडिफाइड बाय 91 अमेंडमेंट ऑफ 2003। फिर इस लॉ को मॉडिफाई किया गया 91 अमेंडमेंट के द्वारा इन 2003 में। प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ हाउस अथॉरिटी हु टेक्स फॉर डिसीजन ऑन सच केसेस, पढ़िए हमने ऊपर लिखा था, फॉर अथॉरिटी स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट। डिफेक्शन आल्सो कंटेस्ट इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन हाउस, देन asked by party leaders to remain present और वोट अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी। तो इसमें क्या कहा जाती है, डिफेक्शन जो है, वो पार्टी चेंज करने की जो सिचुएशन है, जो पार्टी चेंज करते हैं लोग, उसको डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आल्सो कंटेस्ट इफ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन हाउस व्हेन आस्क्ड बाय पार्टी लीडर टू रिमेन्स प्रेजेंट और वोट अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी। देखिए जो जैसे किसी दिन जैसे किसी दिन कुछ क्या वो वोटिंग होनी हो, जैसे लोकसभा में वोटिंग होनी हो, ठीक है, किसी मतलब एक लॉ है, उस पर हायाना पे कुछ वोटिंग सिंपल मेजोरिटी करवानी है किसी लॉ पर, ठीक है। एक पार्टी ए एक पार्टी बी है, तो पार्टी ए रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो इसके कितने मेंबर्स हैं, मान लीजिए इसके 200 मेंबर हैं, तो इसको जीतने के लिए कितने मेंबर चाहिए, 100 लोग चाहिए, मेजोरिटी सुपर मेजोरिटी चाहिए, तो 100 लोग होंगे तो ये पास हो जाएगा, मतलब लॉ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस दिन क्या हुआ कि 99 मेंबर्स ही थे, ठीक है, मतलब एक मेंबर मतलब जैसे लॉ बनाना हो, इन सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे कोई लॉ बनाना हो, तो रूलिंग पार्टी के लोग वोट देंगे कि लॉ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी के लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं, तो भाई क्या करे, मतलब घर में कुछ लोग हैं वो कार लेने जा रहे हैं, तो दूसरा आदमी मतलब कार लेने की मना कर रहा है, मतलब अच्छे काम के लिए मना कर रहा है वो, तो घर का सदस्य पर डाउट जाएगा कि क्या कर रहा है, पागल हो गया है ये, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, इसे भी डिफेक्शन माना जाता है। मतलब मतलब कोई पार्टी का आदमी उस पार्टी के तरफ नहीं बचा,
मतलब उस पार्टी की तरफ नहीं हो रहा है, अपनी अपनी मनमानी चला रहा है, तो इसे भी डिफेक्शन माना जाएगा कि वो पार्टी की तरफ नहीं है, ठीक है। और अगर किसी दिन सिंपल मेजोरिटी होनी हो, किसी दिन वोटिंग होनी हो किसी टॉपिक पर, और वो मेंबर प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे भी डिफेक्शन माना माना जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ यहाँ पर कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।